नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 7th क्लास के ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा वायु के बारे में जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी की पॉइंट होगा उसको साथ ही साथ ज़्यादा करके समझने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा आप लोग। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वायु के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से क्या हुआ है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जिस वायुमंडल से घिरा हुआ है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए जो है वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वह हमें सांस लेने के लिए जो है वायु प्रदान करते हैं एवं सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, कौन, वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम जिस दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर के जल सकते हैं एवं रात के समय जो है हम ठंड से जम सकते हैं। ठीक है, अतः यह वायु राशि है। यह क्या है, वायुमंडल हमारा क्या है, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, ये वायुमंडल के कारण ही हम लोग जो है पृथ्वी पे जीवित रह पाते हैं। वायुमंडल के घटक में कौन कौन से शामिल होते हैं इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। ठीक है, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में हमारे मौजूद होते हैं। अब चित्र संख्या 4.1 में दिखाया गया है, इसमें वृत्ता रेख किया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठकों के प्रतिशत को दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, उसके साथ ही साथ क्या लेते हैं, कुछ मात्रा में जो है नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को जो है अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वायु के संगठक में कौन कौन से शामिल है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे वायु के संगठक में कौन कौन से शामिल है। जैसे नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत है, ये एक राउंड फिगर के द्वारा दिखाया हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन कितना है, 78% नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन है, जिसकी परसेंटेज कितना है, 78% है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ऑक्सीजन है। उसके बाद में कितना है, ऑक्सीजन 21% है। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है जो 78% पाई जाती है। उसके बाद में दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है जो 21% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अन्य सभी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। उसके बाद में आर्गन कितना है, 0.93% है। और अन्य सभी गैसें कितना है, 0.04% है। ठीक है, तो ये आपको खास करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को जो है पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को जो है पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस प्रभाव करती है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। CO2 को जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में जो है, यानी कि कार्बन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है। किसके अभाव में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में धरती, हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना भी क्या होता है, असंभव होता है।
किंतु जब भी कारखानों एवं कार से धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ते रहता है। इससे क्या होता है, भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी कल कारखाने या फिर किसी भी प्रकार से गाड़ियों से निकले हुए धुआं जो वायुमंडल जो में हमारे फैलते हैं, वायु में फैल करके जो वायु को धूमिल कर देते हैं, वो वायुमंडलीय तापन कहलाते हैं। ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण जो होता है, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जो जमी हुई बर्फ होती है क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होता है। जब बर्फ पिघलेगा तो जल का रूप लेगा, जल का रूप लेगा तो समुद्र में जाएगा, जिससे क्या होगा, समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी होने लगता है। जिसके फलस्वरूप जो होता है, कुछ पौधे एवं पशु भी क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कह रहा है कि पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं सीधे वायु से क्या, नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, ठीक है, जीवाणु नाइट्रोजन से जो है नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप ही बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में जो होता है प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा जो बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसें के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन जो होता है कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन जो होता है पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु क्या होती है, यहाँ पे देखिए, ठंडी वायु जो होती है सघन होती है और भारी होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर जो होते हैं आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, यानी कि ठंडी वायु सघन और भारी होती है इसलिए वो नीचे रहती है और गर्म वायु जो होती है वो क्या होती है, हल्की होती है इसलिए वो ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभाव दिखाए गए हैं जो अलग अलग समय में अपना इफेक्ट डाले हैं पृथ्वी पे। ठीक है, पढ़ें एवं मनन करें। क्या हो रहा है कि क्या भूमंडलीय तापन जो है आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आज के लिए विश्व में एक गंभीर समस्या है या नहीं है, आप इसके बारे में सोचिए, समझिए। अगला है कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना के बारे में देख लेते हैं। हमारा वायुमंडल जो होता है 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल जो है कितने परतों में, तो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और ये कौन कौन सा होता है, पृथ्वी की सतह से आरंभ यानी कि सबसे नीचे पृथ्वी है, उसके बाद में क्या होता है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर में बाह्य मंडल, एवं उसके बाद में क्या होता है, बहिर्ज मंडल होता है। पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर दूसरे होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, उसके बाद में होता है बाह्य वायुमंडल और सबसे बाहर में क्या होता है, बहिर्ज मंडल होता है। ठीक है, अब चित्र संख्या 4.2 में देखेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्या कह रहा है कि यह परत जो होता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्षोभ मंडल जो होती है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में
क्षोभ मंडल में मौजूद जो भी वायु होते हैं उसी को सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा वर्षा होना, कुहासा आना, ओला वर्षण एवं इसी परत के अंदर होती है। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है हमारी पृथ्वी से? तो 13 किलोमीटर पे हमारे क्षोभ मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है समताप मंडल। अगला क्या है? दूसरा मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। सबसे नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर कौन होता है? समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को ऊपर वाले भाग यानी सतह को जो है समताप मंडल कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग में दिया हुआ है, लगभग कितना है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, कह रहा है यह परत जो होती है यानी कि समताप मंडल जो होती है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। यानी कि ये सारी घटनाएं समताप मंडल में बिल्कुल नहीं होती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है किस मंडल में होती है? वो क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में बिल्कुल नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ठीक है, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की क्या होती है? यहाँ की परिस्थितियाँ जो होते हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या होती है? अनुकूल होती है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत होती है। 2 पॉइंट यहाँ से निकला। हवाई जहाज उड़ाने वाली, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है? समताप मंडल। हवाई जहाज किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ाई जाती है। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन गैसें किस परत में? समताप मंडल में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। यह परत जो होता है सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से, गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन? तो ओजोन गैस। ओजोन गैस जो होता है सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस होता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में पाया जाता है। हवाई जहाज उड़ता है किस मंडल में? तो समताप मंडल में होता है। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल क्या कह रहा है कि यह जो होता है वायुमंडल की तीसरी परत होती है। मध्य मंडल जो होती है वायुमंडल की तीसरी परत, यानी कि सबसे नीचे पृथ्वी, उसके बाद में क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर लगभग ऊंचाई, उसके बाद में लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? तीसरा मंडल होता है मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। मध्य मंडल जो होती है समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। मध्य मंडल जो होती है लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने से जल पाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होता है इस परत में आने पे क्या होते हैं? जल जाते हैं। यानी कि अंतरिक्ष से जो जब उल्का होता है, उल्का नीचे गिरता है, पृथ्वी पे गिरता है, तो मध्य मंडल में आने पे क्या होता है? जल जाता है। प्रश्न यहाँ पे बना सकता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड किस परत में आने पे जल जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जलती है? मध्य मंडल में जल जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला है बाह्य मंडल। अगला कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल के बारे में देख लेते हैं कि बाह्य मंडल जो होता है वो बाह्य वायुमंडल में जो होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में जो होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी उसके वैसे वैसे क्या होगा? तापमान में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। और आयन मंडल जो होता है इस परत का एक भाग होता है। आयन मंडल जो होता है बाह्य वायुमंडल का एक भाग होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। कौन? तो बाह्य वायुमंडल। अब रेडियो संचार, ठीक है, यहाँ पे एक कह रहा है कि रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो होता है इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। ठीक है, जब यहाँ पे किस परत में? तो बाह्य वायुमंडल में, जिसको वहाँ पे आयन मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल से रेडियो संचार, वहाँ पे सभी रेडियो संचार संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? बाह्य वायुमंडल में या फिर आयन मंडल में, जो कि बाह्य वायुमंडल का एक भाग है। यहाँ पे दिया हुआ एक वायुमंडल की परतें के बारे में दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सबसे नीचे दिखाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे क्षोभ मंडल है। ठीक है, अब क्षोभ मंडल की लगभग ऊपर ऊंचाई जो होता है लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या है? क्षोभ सीमा दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर है यहाँ पे
समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई लगभग है समताप मंडल की। यहाँ पे देखिए ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या क्या पाया जाता है, ओजोन परत और हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। अब 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक क्या होता है, मध्य मंडल पाया जाता है। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, मध्य मंडल पाया जाता है, ठीक है। अब मध्य मंडल जो होता है, उसके बाद में मध्य मंडल से ऊपर जो होता है, 80 किलोमीटर से ऊपर जो होता है, बाह्य वायुमंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहिर्मंडल के बारे में दे रहा है कि बहिर्मंडल जो होता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है, तो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन जो होती है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है, ठीक है। प्रश्न आपसे ये पूछ देगा कि हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस जो होता है अंतरिक्ष में कहाँ से तैरती है, तो बहिर्मंडल से तैरती है, ठीक है। अब आइए मौसम एवं जलवायु के बारे में देखते हैं कि मौसम एवं जलवायु क्या कह रहा है। मौसम एवं जलवायु के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, ये सभी प्रश्न पूछा जा रहा है। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है कि यदि हम कल्पना करें तो कि हमारा हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, बेचैन ला सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं जब मौसम अच्छा होता है। तो मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, ठीक है। नाटकीय रूप कहने का मतलब है कि पल भर में मौसम बदल जाता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि पल भर में मौसम बदलते रहता है, लेकिन दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। क्या अब आप समझ गए हैं कि हमें मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूरज की ऊर्जा के, पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी हमारे जिस पे हम लोग रहते हैं, सूरज की ऊर्जा के 2 अरबवें भाग, केवल 2 अरबवें भाग ही प्राप्त करते हैं। सूरज से आने वाली जो भी हमारी ऊष्मा होती है सूरज से द्वारा, उसका केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो जिससे इतनी बेचैनी हो जाती है। अब समझिए कि अगर कुछ भाग प्राप्त हो तो क्या होगा। अब आइए तापमान के बारे में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन जो है जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है। कह रहा है कि वायुमंडल का तापमान जो होता है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी वायुमंडल का तापमान बदलते रहता है, परिवर्तित होता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। आतपन क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन क्या है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तापमान के वितरण को प्रभावित कौन करता है, तो आतपन करता है। सूरज से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न आपसे यहाँ भी पूछ लेगा कि सूरज से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है, तो आतपन कहलाती है। क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। सूरज से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी कि सूर्यताप। आतपन का मतलब क्या हुआ, सूर्यताप कहलाती है। सूरज से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको सूर्यताप या फिर आतपन कहते हैं। सूर्यताप को मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। कह रहा है कि सूर्यताप की मात्रा जो होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए उसी प्रकार घटता है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटते जाता है, ठीक है। यहाँ पे मौसम की जानकारी के लिए यंत्र दिया हुआ है। वर्षामापी वर्षा की मात्रा मापता है, वर्षामापी से वर्षा की मात्रा मापता है, ठीक है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा मापता है, ठीक है। वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा मापते हैं। यहाँ पे वायु दाब माप रहा है, ठीक है। वायु दाब मापी से वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। तापमान मापा जाता है तापमापी से, ठीक है।
आगे कह रहा है कि क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो होता है बर्फ से क्यों ढके होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो होता है हमेशा बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, यदि पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाती है और यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा भी मुक्त करते हैं। ठीक है, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो होते हैं गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नगर के भीड़ वाले आप महसूस किए होइएगा कि गांव में जो होता है ठंडी के दिन में अधिक ठंड लगती है, लेकिन शहर में क्या होता है उतना ठंड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि शहरों में चलने वाली जितने भी गाड़ियां होती है उससे निकलने वाले प्रदूषण से भी गर्मी मौसम होती है, और घने घने जो आबादी होती है, घने भवन बने होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नमी को रोक लेते हैं, जिससे क्या होते हैं वहाँ के मौसम गर्म होते हैं। अब वायु दाब क्या कर रहा है, वायु दाब के बारे में देख लेते हैं। यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु जो होता है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब जो होता है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। वायु का दाब हमारे शरीर पे किस दिशा से लगता है, तो चारों तरफ से लगता है, सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, वायुमंडल में ऊपर से जाने पे वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पे वायु दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र स्तर पे वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है, तो समुद्र स्तर पे होता है। ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटते जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जो होता है वायु क्या होता है, गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। यह क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है, और इसके परिणाम स्वरूप यह भारी वायु होती है। ठीक है, जब ठंडी होती है तो यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी वायु जो होता है निम्नजित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। वायु सदैव यानी ऑलवेज उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, वायु जो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला है पवन के बारे में, कि पवन जो होता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु गति करती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो ये ऐसी सारी कठिनाई आपको महसूस हुई होंगी। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है, छाते को उलट देती है। और 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है, कह रहे कि तापमान को जो है तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। तापमान को किससे मापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, तापमापी का आविष्कार किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जल जो होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा तो जल जम करके बर्फ हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होने लगता है, उबलने लगता है। इसके साथ ही आगे है कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। चांद पे वायु नहीं, बिल्कुल सही बात है। अतः एवं वहाँ वायु दाब भी नहीं है। चांद पे जब वायु नहीं है तो वहाँ पे वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उसकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ठीक है,
आगे कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन का नाम जो होता है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी कि पछुआ पवन कहते हैं, पूरब से आने वाली पवन को पूर्वी पवन कहते हैं। ठीक है, तो जिधर से आता है उधर के नाम पे ही उसको नाम रख दिया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को कितने प्रकार में? 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से पवन है? तो पहला है अस्थाई पवन। पहला क्या है? अस्थाई पवन है। दूसरा है मौसमी पवन है। ठीक है, पहला है अस्थाई पवन, दूसरा है मौसमी पवन, तीसरा है स्थानीय पवन। अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन एक एक करके देख लेते हैं सबके बारे में। क्या कह रहा है यहाँ पे ग्लोब पे भी देख लेंगे हम लोग। अस्थाई पवन के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं। ये वर्ष भर यानी कि सालों भर जो होता है लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने। ठीक है, व्यापारिक उत्तरी व्यापारी पवने। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी व्यापारी पवने दिया हुआ है भूमध्य रेखा पे। कह रहा है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने जो होती है अस्थाई पवन होती है। कौन सी पवन होती है? अस्थाई पवन होती है। अब भाई मौसमी पवन क्या कह रहा है कि ये पवन जो होता है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन, भारत में जो मानसूनी पवन है कैसी पवन है? मौसमी पवन है। भारत की मानसूनी पवन कैसी पवन है? मौसमी पवन है। ये क्या होती है? ये पवन जो होता है विभिन्न ऋतु में, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है उसके साथ ही अपनी दिशा में क्या करते हैं? बदलते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। अगला है स्थानीय पवन। ये पवन जो होता है किसी छोटे क्षेत्र, स्थानीय के नाम से ही आपको पता चलता है कि किसी छोटे क्षेत्र में होता होगा। तो किसी छोटे क्षेत्र से में, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या कह रहा है कि स्थल एवं समुद्री समीर जो होता है ये कैसी पवन है? तो स्थानीय पवन है। वो स्थल एवं समुद्री समीर कैसा पवन है? तो स्थानीय पवन है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब पे दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा, देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा दिया हुआ है। ये हमारा भूमध्य रेखा है, जब इसी को डोल्ड्रम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी में कौन सा रेखा है? ये मकर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी में कौन सा है? यहाँ पे कर्क रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन है। उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब हर्ष अक्षांश है, सनातन पछुआ पवन है। ठीक है, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अर्धो ध्रुवीय निम्न दाब है, यहाँ पे ध्रुवीय पूर्वी पवन है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दक्षिण ध्रुव में है कि उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, हर्ष अक्षांश, उपोष्ण उच्च दाब हर्ष अक्षांश है 30 डिग्री पे। सनातन पछुआ पवन अधो जो ऊपर था वो भी नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोब पे प्रमुख वायु दाब पेटियों को दिखाया हुआ है। चक्रवात के बारे में यहाँ पे दे रहा है कि चक्रवात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि चक्रवात प्राकृतिक आवेश है। चक्रवात क्या है? एक प्राकृतिक आवेश है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। उड़ीसा में जो होता है किस खाड़ी से? तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से हमेशा खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को, कब कह रहा है कि 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिश्वान से हानियां हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग चलने वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक तीव्र गति से चलती रही। अब आप सोच लीजिए कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली वेग जो थी, जो चक्रवात का वेग था, जो लगभग 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को भी उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनें तथा अन्य घरों में की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा भी होती रह गई थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी बाढ़ आता है तो इस प्रकार से बारिश भी अपना रंग बदलने लगती है और इस वर्षा के कारण ओडिशा के प्रमुख नदियों में भी बाढ़ आ गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओडिशा में बहने वाली प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, ओडिशा में कौन कौन सी नदी विद्यमान है जो वहाँ से प्रवाहित होती है। आगे की चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्तर पर जो 20 किलोमीटर तक आ गई थी और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही भी हुई थी। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंग आ गई थी जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहाँ पे चक्रवात द्वारा विनाश किया हुआ कुछ दृश्य दिखाया हुआ है। ठीक है,
अगला कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण, थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो है यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे यह जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा और गहन होकर के इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड्डा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया था। ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड्डा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया था और इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूर्वी तट को भी बर्बाद कर दिया था। इसने लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इससे क्या हुआ था, जो चक्रवात आया था उससे 130 लाख लोग लगभग प्रभावित हुए थे। अब सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी थी। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ था। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए थे और साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र भी नष्ट हो गए थे। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए थे। ठीक है, पारादीप एवं कोणार्क के बीच में जो भी मैंग्रोव वन है वो भी क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे। अब आइए आर्द्रता के बारे में देख लेते हैं कि आर्द्रता किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब जल जो होता है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर के जब ऊपर जाता है तो यह क्या बन जाता है, वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है और यह इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र होती जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जब देखिए कि ठंडी के दिनों में कपड़े एकदम दो 3 दिन लग जाते हैं सूखने में। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से भी नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं, अपने आप को कठिनाई वाली स्थिति महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से। कह रहे कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर के जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों की ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सकती है तो वे वर्षा हो जाती है और वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर भौम जल, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, भौम जल, यानी भूमि में जो विद्यमान जल होते हैं उसी को भौम जल कहते हैं और वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे जो होते हैं हमारे जल संरक्षण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, रखना चाहिए। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृष्ट पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। यहाँ पे वर्षा के प्रकार दिए हुए देखिए, यहाँ पे गर्म वायु दिखाया हुआ है, नीचे से जल जो होता है भौम जल को लेकर के ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है नमी के कारण, वहाँ पे बादल बाद में बारिश हो रही है। ठीक है, ये संवहनी वर्षा है। ऊपर यहाँ पे पर्वतीय वर्षा, पर्वत की टाइप से दिखाया हुआ तो पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, और यहाँ पे चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, ठंडी वायु यहाँ पे गर्म वायु बन करके नीचे आता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। आगे कह रहे कि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला होता है। वर्षा के दूसरे रूप में हिम सहिम जो होता है वृष्टि तथा ओला होता है। ठीक है, इसका अभ्यास प्रश्न कुछ दिया हुआ है, बाकी हम लोग तो ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। कौन सा होगा, ओजोन हो जाएगा।
उसके बाद में वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन होता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या फिर मध्य मंडल, कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, कौन सी बादल विहीन है, किसमें बादल नहीं होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल में, किसमें नहीं होता है। अगला है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दबाव क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ना कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।